हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एसिड, बेस एंड साल्ट कहते हैं। तो यह हमारा एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय का अध्याय 2 है। तो अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं, उन सबों के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। अम्ल, क्षारक जो होते हैं वो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अधातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और इसके जो रासायनिक गुण धर्म होते हैं उनको भी हम लोग विस्तृत जानकारी करेंगे कि उनके रासायनिक गुण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं जब वो किसी दूसरे से अभिक्रिया करते हैं। तो ऐसे हमने पिछले अध्यायों में सीखा था कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो अम्ल है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जबकि लवण जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, वो किसी भी अगर लिटमस पत्र का रंग अगर बैगनी है, नीला है, तो वो नीला ही रहेगा, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, लवण है। अब हम आगे इन सभी को देखने से पहले ये थोड़ा जान लेते हैं कि अम्ल क्या क्या है। तो अम्ल में हमने देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, HNO3 जिसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारा। तो ये सभी क्या हैं, अम्ल है। जब हमने क्षारक को देखा था तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH हॉल 2 ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH, इस तरह से हमने देखा था कि ये सभी हमारा क्या है, क्षारक है। जब हमने लवण को देखा था तो हमने देखा था NaCl, AgCl2, MgCl2, CaCl2, ये सभी हमने देखा था। तो ये क्या है, ये साधारणतः लवण है। तो आइए इस अध्याय को शुरू करने से पहले, अगर ये हमारे YouTube चैनल फ्री क्लासेस पर सभी अध्यायों के और सभी कक्षाओं के वीडियो उपस्थित है, साइंस के, इतिहास के, पॉलिटी के, जियोग्राफी के, अगर आपको देखना हो तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए हम अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण को शुरू करते हैं। तो हमसे कह रहा है, आपने पिछली अध्यायों में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान अम्ल तथा क्षारक के कारण होता है। तो जो भोजन होते हैं वो खट्टा होते हैं या कड़वा होते हैं, ये भोजन में उपस्थित अम्ल के कारण होता है। अम्ल जब उपस्थित रहेंगे तो भोजन हमें खट्टा लगेगा, जब क्षारक रहेंगे तो भोजन जो हमारे होंगे वो कड़वा लगते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो जाता है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे, नींबू पानी, सिरका, बेकिंग सोडा। तो जो हमारा अम्ल से अगर परेशान हो जाते हैं उस समय हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करेंगे, तो क्या, क्षारक का। तो जब कोई अम्लीयता से परेशान हो तो हम क्षारक का यूज करेंगे, और कोई क्षारकीय से परेशान हो तो हम क्या करते हैं, उस समय अम्लीयता का यूज करते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं कि आपस में मिलकर उस क्रिया को, अभिक्रिया को उदासीन बना देते हैं। क्या कर देते हैं, उदासीन बना देते हैं, जिससे हमें राहत मिलती है और राहत का अनुभव होता है। उपचार बताते समय किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो जो हमारा अम्ल और क्षारक होते हैं वो एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। आपने अवश्य ही इस जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे, कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं अम्लों का स्वाद खट्टा और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो जो हमारा अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वा होते हैं और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं, तो स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।
लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। तो जो हमारा लिटमस पत्र होते हैं वो प्राकृतिक सूचक होते हैं। इसी प्रकार हमारा हल्दी भी एक ही ऐसा ही सूचक है। तो जो हमारा हल्दी होगा वो भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे दो प्राकृतिक सूचक को देख रहे हैं। एक हमारा क्या है, तो एक हमारा लिटमस है और दूसरा क्या है, हल्दी है। ये दोनों क्या है, प्राकृतिक सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया होगा कि सफ़ेद कपड़े पर लगे सब्जी के दाग जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग लाल भूरा हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात फिर से वह पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित माने आर्टिफिशियल कृत्रिम जो सूचक होते हैं उसमें हम लोग मेथिल ऑरेंज या फिनोल्फ्थेलिन का उपयोग कर सकते हैं। तो जो संश्लेषित सूचक या आर्टिफिशियल इसे कह लीजिए या कृत्रिम जो होते हैं तो वो हमारा क्या क्या है, मेथिल ऑरेंज है और फिनोल्फ्थेलिन है। तो ये दोनों क्या है, संश्लेषित है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ देखा, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में हमारे लिटमस आते हैं, हल्दी आते हैं, जबकि संश्लेषित में क्या आते हैं, मेथिल ऑरेंज और जाते हैं और फिनोल्फ्थेलिन आ जाता है। आगे हम देखते हैं इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल और क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही जीवन में पाई जाने वाली, उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हमें क्या आप जानते हैं, ऐसा करके एक सारणी दिया हुआ है तो हम उसे देखते हैं। लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। तो जो हमारा लिटमस पत्र होता है या लिटमस विलियन होता है वो किस कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है, वायलेट होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। तो जो हमारा लिटमस होता है वो थैलोफाइटा समूह के लीचेन या लाइकेन कह सकते हैं। क्या कहते हैं हम, लाइकेन, लीचेन या लाइकेन से इसे पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह ही उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। तो जब लिटमस पत्र होगा अगर वो न अम्लीय होगा और न क्षारीय होगा तो वह किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम जैसे ये क्या है, कई रंग फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलियन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक ही कहते हैं। तो हमारे जो होते हैं लाल पत्ता गोभी, हल्दी है, हाइड्रेंजिया है, पिटूनिया है, जेरानियम है, ये सभी क्या है, तो ये सभी प्राकृतिक सूचक है। ये सभी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। जबकि संश्लेषित सूचक में क्या आते हैं, तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन आते हैं। तो ये सभी की जो फूल होती हैं, फूल की रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, वो किसी विलियन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इन्हें हम लोग अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी सिर्फ सूचक इंडिकेटर ही हम लोग कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो एक हमारा प्रश्न है जो कह रहा है कि आपको 3 प्रश्नावली दी गई है, इनमें से एक आसित जल है, तो ये हमारा क्या है, लवण है। अशुद्ध जल क्या है, लवण है। शेष 2 में से एक हमारा अम्ल है, एक हमारा अम्ल है और दूसरा हमारा क्या है, एक अम्ल है, दूसरा हमारा क्षारक है। क्या है, क्षारक है। तथा दूसरे क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो जब हमें लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लाल लिटमस पत्र पर क्या करेंगे, तीनों को बारी बारी से प्रश्नावली में डालेंगे। तो हम पाएंगे कि एक प्रश्नावली में से यह लाल लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। चूँकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, तो क्षारीय विलयन जब रहते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। क्षारीय क्या हो जाएगा, क्षारीय विलयन। तो ये हमारा क्या कर देता है, लाल को
नीला कर देता है। तो इससे हमको एक पदार्थ का पता चल जाएगा। अब जो वो हमको लाल लिटमस पत्र मिलेगा, तो लाल लिटमस पत्र जो मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, उसमें दोनों जो हमारे शेष बचेंगे उसको डालेंगे, तो हम देखेंगे कि एक हमारा उसमें से नीला कर देगा लाल को। तो जो लाल को नीला कर देगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और एक को डालेंगे तो वो कोई रंग नहीं चेंज होगा, वो पुनः उसी स्थिति में रहेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, क्योंकि लवण जो होता है वो उदासीन होता है। अब हम आगे 2.1 में अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझेंगे। तो अम्ल क्षारक के जो रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं उन चीज़ों के बारे में हम लोग बेहतर तरीके से देखेंगे। उसके लिए हम एक क्रियाकलाप 2.1 को देखते हैं। अब हमें कह रहा है कि विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, वो हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयन के नमूने एकत्र कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब हम दिया है, तो इन दोनों को आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ हमारा अम्ल है और कुछ क्या है, क्षार है। जब कुछ अम्ल है कुछ क्षार है, तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल अम्ल है, एसिटिक अम्ल अम्ल है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सभी क्या है, तो हमारा क्षारक है। ऊपर दिए गए विलयन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए। सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों की इसकी जांच कीजिए। लाल लिटमस पत्र, नीले लिटमस, फेनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अपने प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में लिखिए। अब हम सारणी 2.1 को देखते हैं और इसमें क्या होता है, तो एक हमारा है विलयन का नमूना। तो हम जानते हैं कि हमारा विलयन में क्या क्या है, अम्ल है और क्षारक है। तो अम्ल और नीचे लिख लेंगे हम क्षारक। अब देखिए लाल लिटमस को जो हमारा अम्ल होगा वो क्या करेगा, तो ये लाल लिटमस जो होगा वो लाल ही रहेगा, लाल लिटमस जो होगा वो लाल ही रहेगा। लेकिन नीला लिटमस है वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नीला लिटमस क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और जो फिनोल्फथीन है वो अम्ल को क्या करता है, तो रंगहीन ही रहने देता है। लेकिन जो अम्ल होंगे वो मेथिल ऑरेंज में, तो वो क्या होते हैं, तो जो अम्ल होते हैं वो लाल रहेंगे। मेथिल ऑरेंज में क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। जबकि जो हमारा क्षारक होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। नीला में क्या रहेगा, नीला ही रहेगा। नीला में क्या रहता है, नीला ही रहेगा। जो फिनोल्फथालीन होते हैं वो अगर यहाँ पे अगर हम क्षारक को मिलाएंगे, तो क्षारक को मिलाते हैं तो ये हमें गुलाबी कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। और जो मेथिल ऑरेंज होते हैं वो कैसा रहता है क्षारक के साथ, तो ये पीला रंग का रहता है। कैसा रहता है, तो पीला रंग के साथ रहता है। तो आप सब अम्लों को एक साथ लिख लीजिएगा और इस तरह से आप सारणी बनाकर सभी को दर्शा दीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं। रंग में परिवर्तन द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, तो जो सूचक होते हैं वो हमें रंग में परिवर्तन में बताते हैं कि जो कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। इन्हें गंधीय ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारा ऑल्फैक्टरी होता है या गंधीय सूचक होता है, तो उनकी जो गंध होगी वो अम्लीय है या क्षारकीय है, तो उनकी दोनों माध्यम में जो गंध होगी वो अलग अलग हो जाती है। अब आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करते हैं। इसके लिए जब सूचकों की जांच हम करेंगे तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 2.1 को देखते हैं। बारीक कटी हुई प्याज स्वच्छ कपड़े में टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। अब बारीक कटे हुए प्याज को हमको क्या करना है कि एक स्वच्छ कपड़ा में उस प्याज के कटे हुए टुकड़े को लेना है एक प्लास्टिक के थैले में और थैले को कसकर बांध देंगे।
पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए, उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन की कुछ बूंदें, दूसरे पर तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? क्षारक है। ये क्या है? तो हमारा क्षारक है। और ये हमारा क्या है? तो अम्ल है। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर इनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब थोड़ा तनु वैनिला एवं लौंग का तेल लीजिए, इनकी गंधों की जांच कीजिए। एक प्रखनली में तनु HCl विलयन में, दूसरे में तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वैनिला एसेंस की, एसेंस माने गंध ही होता है, कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। इस प्रकार तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लौंग तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने प्रेक्षणों को दर्ज कीजिए। तो ये हम जांच करेंगे, जो जो परिवर्तन आएंगे उन्हें हम लिखेंगे कि क्या परिवर्तन आ रहा है, किस तरह की गंध आ रही है। आपने प्रेक्षण के आधार पर वैनिला, प्याज, लौंग के तेल में से किसे गंधीय ऑल्फैक्टरी सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। अब हमारा 2.1.2 में अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो जो हमारा अम्ल और क्षारक है धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं और धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा पदार्थ देते हैं, उन सभी बिंदुओं पर अब हम चर्चा करेंगे। इसके से पहले हम क्रियाकलाप 2.3 को देखते हैं। चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। एक प्रखनली में लगभग 5 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लीजिए। इसमें दानेदार जिंक Zn के टुकड़े लीजिए। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं? उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? तो ये हाइड्रोजन और गैस के कारण बुलबुले बनते हैं। साबुन के जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। आप क्या परीक्षण करते हैं? तो कुछ अन्य अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल CH3COOH के साथ आप क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में आप परीक्षण समान है या भिन्न है? तो प्रत्येक स्थिति में जो परीक्षण होगी वो समान होगी, क्योंकि हम देखेंगे कि जो अम्ल होते हैं वो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो हमें चित्र 2.1 में दिया गया है, ये हमारा एक स्टैंड है। इसमें एक प्रखनली में जो है कि उसमें H2SO4 लिया गया है, हाई सल्फ्यूरिक अम्ल, और नीचे छोटे छोटे दाने की तरह आपको दिख रहे हैं वो हमारा जिंक है, जस्ता है। तो जब देखिए जिंक H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो हमारा ZnSO4 हो जाता है और हाइड्रोजन जो गैस होती है वो बाहर निकलती है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन गैस के बुलबुले आ रहे हैं, तो इसे हम प्रवाह नली में एक साबुन विलयन से इसे प्रवाहित कर रहे हैं। प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के बुलबुले दिखाई देते हैं, और जब हम मोमबत्ती से इसे जलाते हैं तो यह फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। तो फट फट ध्वनि के साथ जो जलती है वो हमारा क्या है? तो हमारा हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस है, H2 है। अब हम आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया में जो धातु होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे हम लवण कहते हैं। तो हमने देखा है कि ये लवण हमारा क्या था? ZnSO4 था। क्या था? ZnSO4 था, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही थी? बाहर बन रही थी। तो हम देखते हैं कि जो हमारा अम्ल होगा वो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है?
तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो कभी भी आपसे हमेशा पूछेगा एग्जाम में कि जो अम्ल होते हैं वो धातु से अभिक्रिया करके कौन सा पदार्थ बनाती है, तो हम कहेंगे कि अम्ल जो होते हैं वो धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करते हैं। या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन गैस बनाती है, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन गैस बनाती है? तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। आपने जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? तो हमने इन समीकरण को इस तरह से लिखा था। अब इनको बैलेंस करना होता है, संतुलित करना होता है। तो देखिए यहाँ Zn हमारा 1 है, यहाँ भी Zn है, SO4 1 है, SO4 1 है, H2 यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है। तो ये हमारा समीकरण ऑलरेडी संतुलित है। अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप 2.4। एक परखनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लीजिए, उसे 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेना है। इसमें क्या करना है? जिंक से अभिक्रिया कराना है। तो क्या होगा उसे हम लोग देखना है। तो देखिए यहाँ पे जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? सोडियम जिंकेट जो लवण है, और क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब हम आगे देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ऐसी क्रियाएं जो होती है वो सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। अब हम आगे देखेंगे धातु कार्बोनेट तथा अधातु धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो जो अम्ल होते हैं वो धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर क्या प्रभाव डालते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और उसके समीकरण को भी देखेंगे, और कौन सी गैसें निकलती हैं उन चीज़ों पर भी हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, जैसे हमको इसको देखने के लिए एक क्रियाकलाप 2.5 दिया हुआ है। 2 परखनली लीजिए, इन्हें A, B से नामांकित कीजिए। परखनली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये हमारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। परखनली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइट NaHCO3 लीजिए। दोनों परखनली में 2 ml HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हमारा क्या है? अम्ल है। ये हमारा क्या है? अम्ल है। ये जो Na2CO देख रहे हैं ये हमारा धातु के कार्बोनेट है। क्या है? धातु के कार्बोनेट है। जबकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये क्या है? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट है, ये धातु के कार्बोनेट है। और HCl जो हमारा है वो अम्ल है। तो हम देखेंगे कि अम्ल जो है कि धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, और अम्ल जो है वो धातु के सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। दोनों परखनली में लगभग कितना 2 ml हमारा HCl लेना है। आपने क्या परीक्षण किया? तो चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बुझा हुआ चूना क्या होता है? तो वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन बिना बुझा हुआ चूना हमारा क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। प्रवाहित कीजिए और अपने प्रेक्षण को अभिलिखित कीजिए। अब उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो परखनली ए में हमने क्या किया? तो जो धातु के कार्बोनेट है उससे अभिक्रिया कराएंगे, और परखनली बी में जो है कि हमारा धातु के जो बाइकार्बोनेट है उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो जब हम धातु के कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा NaCl लवण प्लस जल और गैस बनती है, CO2 गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें बनती है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम परखनली बी में धातु के बाइकार्बोनेट से अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो हमारा NaCl बनता है,
H2O बनता है और CO2 बनता है। तो धातु के बाइकार्बोनेट के भी साथ जो अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ये सभी जो होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, तो जब हम चूने के पानी CaOH से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? श्वेत अवक्षेप, ये सोडियम, इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम चूने पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रवाहित कराएंगे तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है, तो CaCO3 H2O प्लस CO2, तो ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? जल में विलयशील क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चूना पत्थर माने लाइमस्टोन, खड़िया, संगमरमर, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। इन सभी का सूत्र क्या होता है? CaCO3। चूना पत्थर कहेगा या खड़िया कहेगा या संगमरमर कहेगा, ये सभी क्या है? तो सभी कैल्शियम कार्बोनेट है जिनका सूत्र CaCO3 होता है। सभी धातु कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो जितने भी धातु के कार्बोनेट होंगे एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट होंगे वो सभी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो जितने भी धातु होंगे या हाइड्रोजन कार्बोनेट होंगे वो सभी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? तो लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और जल बनाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा ताकि आपको आने वाले समय में भी बहुत फायदेमंद होंगे। अब हम आगे देखते हैं अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो कोई अम्ल और क्षारक है वो अपने आप में कैसे अभिक्रिया करते हैं उन्हें हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 2.6 को देखते हैं। प्रखनली में लगभग 2 ml NaOH। अब NaOH क्या है? तो क्षारक है। क्या है? क्षारक है। ये क्या है? क्षारक है। घोल लीजिए, इसमें 2 बूंद फिनोल्फ्थालीन विलयन डालिए। ये हमारा क्या है? सूचक है। क्या है? ये सूचक है। विलयन का रंग क्या है? तो हम जानते हैं कि जो हमारा क्षारक होंगे वो विलयन को कैसा बना देंगे? तो जो फिनोल्फ्थालीन होते हैं वो क्या करते हैं? तो वो जो क्षारक होंगे वो गुलाबी बना देते हैं। विलयन को कैसा बना देते हैं? गुलाबी बना देते हैं। इस विलयन में एक एक बूंद HCl, ये क्या है? हमारा HCl अम्ल है। HCl हमारा क्या है? अम्ल है। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन करेगा? तो जब हम अब विलयन में मिलाएंगे तो ये क्या करता है? रंगहीन कर देता है। माने विलयन जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और जो फिनोल्फ्थालीन का जो पुनः कलर होगा वही कलर हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फ्थालीन का रंग क्यों बदलता है? तो क्योंकि पहले जो विलयन था वो हमारा क्षारीय था, जब हम अम्ल को मिलाते हैं तो उदासीन हो जाता है और लवण बनता है। तो लवण बनने के कारण जो होते हैं कि विलयन का रंग में परिवर्तन होते हैं। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाइए। क्या फिनोल्फ्थालीन पुनः गुलाबी रंग का हो जाएगा? तो हाँ, फिर हम मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? क्षारीय जो होता है कि वो गुलाबी रंग का कर देता है, पुनः वो उसे गुलाबी रंग का कर देगा। क्या आपके विचार में ऐसा क्यों होता है? तो हम कहते हैं कि जब हम अम्ल
जब हम अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाते हैं तो हमारा लवण बनता है। तो लवण जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, लेकिन जो लवण उदासीन होते हैं तो कोई कलर नहीं होता है। फिर जब लवण में हम क्षारक को मिलाते हैं तो फिर ये क्षारकीय हो जाते हैं, और क्षारकीय परिवर्ती आने के कारण जो विलयन की रंग में परिवर्तन आ जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रक्षेपित प्रभाव, क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये हमारा क्या है HCl, तो दोनों अभिक्रिया करके क्या बना NaCl और H2A। यहाँ पर आप AQ देख रहे हैं, AQ देख रहे हैं, AQ देख रहे हैं, L देख रहे हैं। तो AQ हमारा है ये जलीय घोल है, ये HCl है तो वो भी जल में हम मिलाए हुए हैं, इसीलिए AQ लिख रहे हैं। AQ का मतलब एक्वस होता है, जलीय विलयन होता है, इसका अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये L जो है हमें लिक्विड दर्शाता है, द्रव दर्शाता है। तो हमें देखते हैं कि क्षारक होते हैं और अम्ल होते हैं, आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो जो हमारा अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं, ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, न्यूट्रल रिएक्शन भी कहते हैं इसे। तो जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो हम कैसे लिखते हैं, क्षारक प्लस अम्ल, क्या लिखते हैं, क्षारक प्लस अम्ल, लवण और जल बनता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो उन सभी बिंदुओं पर अब हम चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 2.7 को देखते हैं। बीकर में कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड COO की अल्प मात्रा लीजिए, COU है ये कॉपर ऑक्साइड, ये हमारा क्या है तो इसे हम धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। तो जो कह सकते हैं कि वह ऑक्साइड वह है जो धातु के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, धात्विक ऑक्साइड कहलाएगा। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, कुछ भी हो सकता है, सोडियम ऑक्साइड हो सकता है, पोटेशियम ऑक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, फेरिक ऑक्साइड हो सकता है। ये सभी क्या है, ये सभी धात्विक ऑक्साइड है। हिलाते हुए इसमें धीरे धीरे तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हमारा क्या है, अम्ल है। तो हम देख रहे हैं कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। अब हम आगे देखते हैं तो हम देखेंगे कि आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नील हरित हो जाएगा, एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। क्या होता है, तो कॉपर ऑक्साइड उसमें घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड बनाता है। तो क्या बना लेता है, कॉपर क्लोराइड बनाता है, और कॉपर क्लोराइड बनने के कारण ही वह नील हरित रंग का हो जाता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली समान अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जैसे हम इसे समीकरण द्वारा भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कॉपर ऑक्साइड को किससे मिलाया, अम्ल से मिलाया, तो हमारा क्या बनेगा, तो लवण बनेगा। तो क्या हो, लवण यहाँ पे क्या होगा, तो CuCl2 और क्या हो जाएगा, H2O। अब देखिए Cu है, एक है तो एक है, Cl2 यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो Cl2 हो गया। और हाइड्रोजन हमारा 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये हमारा बनता है। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा धातु के ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, जोर अम्ल। ये हमारा क्या है, लवण। और ये हमारा क्या है, जल है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड बनता है। क्या बनता है,
कॉपर क्लोराइड बनता है और जल बनता है। तो हम कह सकते हैं कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अब उपरोक्त अभिक्रिया में के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया में समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। तो जो हमारा क्षारक एवं अम्ल है की अभिक्रिया के समान ही, तो हमने देखा था कि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कर रहे थे तो क्या बन रहा था, लवण और जल बन रहा था। उसी तरह से जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल भी बनाते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो जो हमारा धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय ऑक्साइड भी कहलाते हैं या क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। तो ये क्या है, क्षारकीय ऑक्साइड है, KOH है, NaOH है, MgOH Hol2 है, CaOH Hol2 है, Fe2O3 है। ये सभी क्या है, ये सभी जो है कि क्षारकीय ऑक्साइड है या इसे ही हम लोग धात्विक ऑक्साइड कह सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, इन पे हम चर्चा करते हैं। तो क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने पानी। तो हमने देखा था कि जो हमारा CO2 था वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH Hol2 से के बीच अभिक्रिया हुई थी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो यहाँ देखिए हमारा क्या बना था, लवण बना था CaCO3 और क्या बना था, H2O बना था। तो क्या बना था, ये हमारा क्या है, लवण है और ये हमारा क्या है, जल है। तो जो क्षारक होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। चूँकि यह क्षारक है एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा अधात्विक ऑक्साइड होता है अम्लीय प्रकृति की होती है। तो जो हमारा अधात्विक ऑक्साइड है वो हमारा क्या हो जाता है, अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रवृत्ति की। और जो धात्विक होते हैं वो क्षारकीय प्रवृत्ति की। जो धात्विक होते हैं वो क्षारकीय प्रवृत्ति की और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो हमारा जो होते हैं तो वो अम्लीय प्रवृत्ति की होंगे और धात्विक जो होते हैं वो क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब हम पुनः इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है, पीतल तांबा के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो जो पीतल होते हैं वो हमारा कॉपर और जिंक के मिश्रण होते हैं। जो हमारा पीतल होते हैं वो कॉपर और जिंक के मिश्रित धातु होते हैं। तो या तांबा है तो उनमें हम दही या खट्टे पदार्थ नहीं रख सकते, क्योंकि जो दही और खट्टे पदार्थ होते हैं वो हमारा अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो हो सकता है कि अभिक्रिया करने के बाद वो विषैले यौगिक जिसे हम लोग टॉक्सिक कंपाउंड भी कहते हैं, तो टॉक्सिक कंपाउंड बना लेंगे। तो जिससे क्या होगा कि अगर हम खाना खाते हैं तो हमें क्षति होगी, उससे हमें मृत्यु भी हो सकती है। तो इन सभी से बचने के लिए ही हम लोग जो धातु होते हैं उन्हें अम्ल के साथ नहीं रखते हैं, और अम्ल जो होते हैं वो धातु के बर्तन के साथ संक्षारित भी हो जाते हैं। इसीलिए हमें पीतल तथा तांबे के बर्तनों में अम्ल को नहीं रखना चाहिए, अर्थात दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखने चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न 2 नंबर कहता है कि धातु के अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो आगे हमसे कह रहा है कि एक उदाहरण द्वारा समझा इस गैस की उपस्थिति की कैसे जांच करेंगे। तो धातु जो होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा था कि जब हम मान लीजिए
कि हमने देखा था, तो जब मान लीजिए धातु जैसे यहाँ पर जिंक है या तांबा को, तो जिंक को लेते हैं, तो जिंक को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाता है, और जो हाइड्रोजन गैस होते हैं वो हमारा बाहर निकलता है। यहाँ तांबा है, तो जब तांबा को हम HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या होता है, CuCl2 होगा, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमारा बाहर निकलता है। अब CuCl2 है तो यहाँ क्लोरीन 2 है, जबकि यहाँ तो हम 2 लगा देंगे, यहाँ भी हम 2 लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। और यहाँ क्या होता है, तो हम दोनों में देख रहे हैं, तो हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। अब हम 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो हमारा क्या कह रहा है, कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए हमारा क्या कह रहा है कि एक धातु है, एक क्या है, धातु यौगिक है, तो मान लीजिए वह धातु हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। धातु के यौगिक, तो हम मान लिए कि हमारा जो धातु के यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से। तो अब हमारा क्या कह रहा है कि इससे हमारा क्या बन रहा है, तो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, तो CaCl2 बन रहा है, ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, तो CO2 बनेगा और जल बनेगा। तो हम जानते हैं कि जो धातु के कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो हमारा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। अब इस समीकरण को हमको संतुलित करना है। अब देखिए यहाँ हमारा क्लोरीन कितना है, 2 है, तो जबकि क्लोरीन यहाँ हमारा क्या है, 1 है, तो हम 2 लगा देंगे, तो हमारा क्लोरीन जो है कि ये संतुलित हो गया। Ca 1 है तो Ca 1 है। अब यहाँ देखिए C कितना है, 1 है, तो C 1 है। वो देखिए क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ वो कितना है, 3 है, तो 2 हो गया। तो देखिए यहाँ 1 O है, यहाँ 2 1 हुआ, तो ये भी इधर भी 3 हो गया ऑक्सीजन, इधर भी 3 हो गया। अब यहाँ देखिए H हमारा क्या है, 2 है, तो यहाँ भी H 2 है। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये समीकरण संतुलित है। क्या है, समीकरण संतुलित है। तो अब हमसे कह रहा है कि कौन सा गैस बनता है, तो यहाँ हमारा क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर पूछेगा आपसे कि गैस कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो मोमबत्ती को जलती हुई बुझा देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो मोमबत्ती को बुझा देती है। तो इस तरह से हमारा जो पहला सब टॉपिक था कि अम्ल जो होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, उनको हमने अच्छे तरीके से देख लिया। अब हम पार्ट 2 में जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।